नमस्कार साथियों, मैं आयशा सक्षम लाइव प्रोग्राम से आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हमारे बीच में है मिस्टर सक्षम के डायरेक्टर मिस्टर संतलाल जी। इनका मैं तहे दिल से स्वागत करती हूँ कि आज ये हमारे प्रोग्राम में आए। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है शिक्षा पर मंथन। तो मैं आज संतलाल जी से निवेदन करना चाहती हूँ कि वो थोड़ा सा रोशनी डालें इस प्रोग्राम पर। ज़रूर आशा। एक तो सबसे पहले आपका भी धन्यवाद, चूँकि आप जो है आज हमारे बीच में पहली बार उपस्थित हुई हैं और काफ़ी कुछ कई दिनों से लगातार बातें चल रही थी। बीच बीच में हम लोग विचार कर रहे थे कब आएंगे, कब बैठेंगे, कब बात करेंगे, और आज एक अच्छा मौका मिला है कि हम लोग बैठ के आज बातें कर रहे हैं। और साथ ही हमारा जो हमारा मुद्दा है, आज का जो विषय है वो एजुकेशन है, और एजुकेशन पे लगातार हम लोगों ने कई सेशन ले चुके हैं। बिल्कुल। और उसमें कई प्रकार की विसंगतियों पे भी चर्चा हुई है, चाहे वो वर्तमान की एजुकेशन की स्थिति हो या फिर हम लोग अभी जो हमारा लाइव एजुकेशन जो चल रहा है लगातार कि ऑनलाइन एजुकेशन होगा, और चल रहा है, काफ़ी बच्चे पढ़ भी रहे हैं। कोरोना काल में एजुकेशन की स्थिति पे भी हम लोगों ने चर्चा किया है। एजुकेशन के स्तर पे जो बाजारीकरण हुआ है उसमें भी कई सारी चर्चाएं हुई हैं। आज हम लोग थोड़ा सा उससे हट के बात कर रहे हैं। और अगर जब मैं एजुकेशन की बात करता हूँ तो मुझे अपना गाँव याद आता है, और पता नहीं क्यों लगता है कि वो चूँकि मैं जिस गांव से था, बिल्कुल मुझे याद है कि उस गांव में खासकर पढ़ने के लिए जो है, खासकर जब आदिवासी जो लड़कियां थीं वो पढ़ने के लिए स्कूल नहीं जा पा रही थीं, लोग जाने नहीं दिया करते थे। कई सारी चीज़ें थी, स्कूल बहुत दूर दूर थे, और मैं ही एक ऐसा छात्र था उस समय जो काफ़ी दूर पढ़ने जाता था। और तो उस विसंगतियों ने आदिवासी, चूँकि हमारे गुरु थे, उन्होंने एक छोटा सा एक गीत भी लिखा था। तो मैं चाहती हूँ कि आज आप अगर वो गीत यहाँ पे प्रस्तुत करेंगे। वो जो गीत लिखा था, उस गीत से वो समझ में आएगा कि इतना दर्द उस गीत में लिखा था लड़की ने। जो लड़की जो है स्कूल नहीं जा पा रही थी, जो लड़की स्कूल के बारे में लगातार बोल रही थी अपने माँ बाप से, कह रही थी अम्मा मुझे स्कूल जाने दे और मुझे पढ़ने जाना है, उसका जो दर्द था आज मैं वो आपके बीच में सुनाने जा रहा हूँ। और ज़्यादा नहीं, कुछ लाइनें हैं उस गीत का, क्योंकि मैंने बहुत सुना है उस गीत को, अनेकों बार सुनता रहता था, जब भी बार बार सुनने की इच्छा होती है, और इसीलिए आज मैं उस गीत को दोहरा भी रहा हूँ, आज मैं उस गीत को गा भी रहा हूँ। हमारे साथ में कई सारे ऐसे साथी हैं जो जुड़ चुके हैं, और मैं उन सबका तहे दिल से स्वागत करता हूं कि आप लगातार कार्यक्रम से जुड़े रहें। और जुड़ने के साथ साथ इस कार्यक्रम की जो गहराई है, आज जो हम एजुकेशन पे बात करने वाले हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें इसके अंदर जो शायद पता नहीं होती लोगों को, क्योंकि हमारी पूरी टीम है और वो टीम इसमें पूरा सर्च करती है, कई दिनों तक लगातार मेहनत करती है, और मेहनत करने के बाद वो बताती है। तो आज हम लोग जो बताने जा रहे हैं वो शिक्षा के प्रकार हैं कि कितने प्रकार की शिक्षा होती है, कैसी शिक्षा होती है, उस प्रकारों में क्या क्या है उसके अंदर, और वर्तमान की सिचुएशन क्या है, उन सभी में चर्चा हम लोग करने जा रहे हैं। उसी के साथ वो जो गीत के लिए जो मैंने बोला था कि मैं आज मैं आपसे करूंगी कि वो गीत आप यहाँ पे प्रस्तुत उस गीत से ही हम लोग शुरुआत करें। तो एक आदिवासी लड़की है और वो अपने माँ से पढ़ने के लिए बार बार निवेदन कर रही है। वो कह रही है कि माँ मुझे स्कूल जाना है, मुझे पढ़ना है। और माँ कहती है नहीं, तुझे स्कूल नहीं जाना है, तुझे बकरी चराने जाना है। तो एक्चुअल वो जो बकरी चराने जाना है और स्कूल जाए, तो लड़की जिद कर रही है स्कूल जाने की और माँ जिद कर रही है बकरी चराने की। तो उसकी पूरा गाना गीत तो मुझे याद नहीं है, लेकिन मैं कुछ पंक्तियाँ उसकी ज़रूर सुनाऊंगा आज। अम्मा पढ़ने को जान दे, यानी कि माँ अपनी बेटी से कह रही है अम्मा पढ़ने को जान दे, लौट के चरई हो बकरिया।
यानी बेटी अपने माँ से कह रही है कि अम्मा पढ़ने को जान दे, मुझे पढ़ने मैं जाने लौट दो। के आऊंगी तब बकरी चराने जाऊंगी। ये दर्द उस बेटी ने इस गीत में लिखा है, डाला है। और जिस कवि ने लिखा है वो बहुत खूबसूरत सोच रही है, बिल्कुल सच्ची घटना, हमारे यहाँ की सच्ची घटना आदिवासी क्षेत्र की डाली है उन्होंने। अम्मा पढ़ने को जान दे, लौट के चरई हूँ बकरिया। अम्मा पढ़ने को जान दे, लौट के चरई हूँ बकरिया। तब माँ कहती है, बेटी पढ़ने को ना जाओ, भूखी रह जई हैं बकरिया। बेटी पढ़ने को ना जाओ, भूखी रह जई हैं बकरिया। अम्मा पढ़ने को जान दे, लौट के चरई हूँ बकरिया। बड़का भैया पढ़ने को जाए, बड़का भैया पढ़ने को जाए, कापी की तबिया बगल माँ दबाए, कापी की तबिया बगल माँ दबाए। पढ़ पढ़ किस्सा हमका सुनाए, पढ़ पढ़ किस्सा हमका सुनाए। अम्मा देख तो, ए अम्मा देख तो आन दे, कैसन के होते पढ़ैया। अम्मा देख तो आन दे, कैसन के होते पढ़ैया। अम्मा पढ़ने को जान दे, लौट के चरई हूँ बकरिया। फिर लड़की कहती है अपनी माँ से अगले अंतरे में, कैसन के स्कूल खुलत हैं, कैसन के स्कूल खुलत हैं। सब लड़का मिल कैसन पढ़त हैं, सब लड़का मिल कैसन पढ़त हैं। कैसन के पार्टी माँ होत है लिखैया, कैसन के पार्टी माँ होत है लिखैया। अम्मा, ए अम्मा देख तो, ए अम्मा देख तो आन दे, लौट के चरई हूँ बकरिया। अम्मा पढ़ने को जान दे, लौट के चरई हूँ बकरिया। बेटी पढ़ने को ना जाओ, भूखी रह जई हैं बकरिया। तो ये व्यथा थी पहले की, जब हम लोगों को स्कूल के बारे में पता नहीं था, हम लोगों को शिक्षा के बारे में जानकारी नहीं थी। शिक्षा क्या है, शिक्षा क्यों ज़रूरी है, शिक्षा कितनी ज़रूरी है, वो हमारे बुज़ुर्ग तो जानते थे, ऐसा नहीं कि जानते नहीं थे, लेकिन संसाधनों का अभाव था, समय की कमी थी, खेती बाड़ी इतना ज़्यादा वो चीज़ें नहीं थी कि इतनी व्यवस्थाएं थी कि भाई ट्रैक्टर है, ये वो जो खेत, यानी इतने संसाधन नहीं थे खेती बाड़ी के। उस दौरान इस तरह की चीज़ें हुआ करती थी। भी ऐसा था कि स्कूल गांव से बहुत दूर होते थे, बिल्कुल दूर दूर गांव होते हैं, छोटे छोटे गांव होते थे, और फिर उन कई गांव को मिलाकर के एक स्कूल हुआ करता था। बिल्कुल, तो वो जो चीज़ें थी उन चीज़ों को देखा है, लोगों ने समझा है, और इसीलिए हम लोग आज बात करने जा रहे हैं कि हमारे जो शिक्षा है वो उसके क्या प्रकार हैं। तो आज समझना बहुत ज़रूरी है कि व्यवस्था की, अगर हम लोग अपनी पूरी व्यवस्था जो हमारी शिक्षा की जो व्यवस्था बनी है उस व्यवस्था की अगर हम उसमें देखते हैं तो शिक्षा कुल मिलाकर के 3 प्रकार की है, और 3 प्रकार की अगर हमारी शिक्षाएं हैं तो वो सबको कई लोगों को पता भी है, कुछ लोगों को मालूम है, शायद मुझे लगता है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो ये बातें नहीं जानते कि शिक्षा, ये तो मालूम है कि शिक्षा है, हाँ। लेकिन शिक्षा कितने भागों में बांटी गई है ये शायद अभी तक नहीं पता होगा। और सबसे गंभीर बात यह है आयशा बहन की शिक्षा भागों में बांटी गई है वो एक अलग चीज़ है।
आजकल के लोग शिक्षा को सिर्फ कहते हैं नौकरी थोड़ी मिल जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। ये जो मानसिकता आ गई है वह कहीं ना कहीं सबको दूर करती जा रही है, शिक्षा से दूर करती जा रही है। एक ही है, नौकरी नहीं लग जानी है। पढ़ लिख के होगा क्या? पढ़ लिख के करना क्या है? एमए बीए करे बैठे हैं, उन्होंने कौन सी नौकरियां कर ली? कौन नहीं करे। तो एक्चुअल हमें पता नहीं है कि वो जो एमए किए बैठे हैं वो सच में एमए किए हैं या नहीं किए हैं, बीए किए हैं नहीं। आपको पहले एक बार पता लगाना पड़ेगा। हमारा अभी जो एजुकेशन का जो बात आई थी, एक रिपोर्ट आई थी, उसमें बताया गया था कि पता नहीं कितने % ऐसे लोग हैं जो नौकरी करने लायक नहीं है, पढ़े लिखे होने के बावजूद भी। तो डिग्रियां ले लेना बड़ी बात नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। हमें तभी हम लोग बार बार इस बात को कह रहे थे कि भैया ट्यूशन सेंटर, अरे स्कूल से ज्यादा महत्व जब पिता या माता ट्यूशन सेंटर को देना चालू कर देंगे तो फिर बच्चा पास ही होगा, पढ़ नहीं पाएगा। और पास होने के लिए, चूंकि वहां तो सिर्फ पास होने के लिए पढ़ाया जा रहा है, तो इसलिए बहुत जरूरी है कि हम इन चीजों को समझें। और मैं बार बार इस बात के लिए कोशिश करता हूं और सबसे यही बोलता हूं कि आप स्कूल को पहली प्राथमिकता दो। फर्स्ट प्राथमिकता हमारी स्कूल है, अपनी स्कूल को है, सेकेंडरी वो है, बल्कि सेकेंड अपना घर को समझो, थर्ड अपना उसको समझो। क्योंकि ट्यूशन सिर्फ आपको पासिंग मार्क गेस्ट पेपर के माध्यम से पढ़ाने की कोशिश करते हैं और वो कहते हैं आप ये कि याद कर लो, ये पेपर में आ जाएगा, इससे आप पास हो सकते हो। तो पासिंग मार्क के लिए नहीं पढ़ाओ, बौद्धिक स्तर को बढ़ाने के लिए अगर आप एजुकेशन दिलाएंगे तो मुझे लगता है बढ़ना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। ये सब कुछ हमें तभी प्राप्त होगा जब हम सच्चे मन से हम स्कूल में अपना 100% देंगे। बिल्कुल। तो हम लोग शिक्षा के जो 3 प्रकार हैं हम उस पर बात कर रहे थे। एक तो पहला है औपचारिक शिक्षा जो होती है। अगर हम औपचारिक शिक्षा की बात करते हैं तो फिर हमारा दूसरा शिक्षा क्या होगा? खासकर हम दो शिक्षाओं के बारे में सुना है हम लोगों ने। बिल्कुल। एक औपचारिक, एक अनौपचारिक। जो अनौपचारिक है उसके बारे में जानते हैं, औपचारिक के बारे में जानते हैं, लेकिन तीसरा निरौपचारिक जो है, तीसरा निरौपचारिक, उसके बारे में हमें जानकारी नहीं होती। तो वो तीसरी जो शिक्षा है निरौपचारिक, हम उसके बारे में भी जानेंगे, उसके बारे में भी पढ़ेंगे और हमें जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे बच्चों के भविष्य की बात है और कहाँ पर हमें कैसे किस लिए काम करना है, कैसे काम करना है, और उसके लिए हमारे विद्वानों ने क्या कहा है, हमारी अपनी क्या सोच है। तो शिक्षा को सिर्फ शिक्षा के स्तर पे नहीं देखना। पहली बात, हमें हर कोशिश करना है कि, और पाठ्यक्रम हम आपको बता देते हैं कि जब आप टीचर को तो तब अगले अध्याय को पढ़ाना चाहिए जब प्रथम अध्याय बच्चा पूरी तरह परिपूर्ण हो जाए। बिल्कुल। तब सेकंड अध्याय की तरफ जाना चाहिए। लेकिन आजकल टीचर को भी इतना टाइम नहीं है, माँ बाप को भी इतना टाइम नहीं है कि आखिर लेसन, अब भाई पढ़ाई का महत्व क्या है? आप सेकंड लेसन पे, सेशन पे तो तब जाएंगे जब आप पहली क्लास से पास हो जाएंगे, तब तो दूसरी में जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और जब पहली ही पास नहीं होगे तो दूसरी में कैसे जाएंगे? इसी तरह आपका पढ़ाई का जो पाठ्यक्रम है वो पहला पाठ्यक्रम है, और पहले पाठ्यक्रम पे अगर आप प्रथम अध्याय जो है जब आप उसको पूरी तरह समझ लेंगे तब सेकंड को समझें, और तब टीचर को समझाना चाहिए। लेकिन इतना बड़ा मुश्किल लगता है, चूंकि एक क्लास में 100 बच्चे जहाँ बैठेंगे, बिल्कुल, तो कैसे समझाया जा सकता है। और एजुकेशन जो एक्ट है उसका मैंने तो ऐसे भी देखा है कि क्लास तो बहुत दूर, बच्चे बाहर बरामदे में बैठे होते हैं क्योंकि क्लास में जगह ही नहीं है। 35-40 बच्चों का क्लास होता है। अब जहाँ पे 50 बच्चे या 60 या 70 बच्चे आ रहे हैं, उन्हें वो टीचर कहाँ लेके जाएगा? जाहिर सी बात है ग्राउंड में, क्योंकि वो मेरी आंखों देखी बातें हैं कि ग्राउंड में बच्चे बैठे हुए हैं। बिल्कुल। तो हम लोग शुरुआत कर रहे हैं आज औपचारिक शिक्षा से। तो औपचारिक शिक्षा का मतलब ही यही होता है कि वह शिक्षा होती है जो आपके विद्यालयों में, महाविद्यालयों में, विश्वविद्यालयों में जो पढ़ाई जाती है, वह खासकर जो है उसे हम औपचारिक शिक्षा ही कहते हैं, जो हमें किताबों से मिलती है, जो हमें किताबों से मिल जाती है। कुल मिलाकर के जो हम पढ़ते हैं, किताब स्कूल लेके बसते जाते हैं। तो जो स्कूल्स हैं, स्कूल के कॉलेज हैं, विश्वविद्यालय हैं, यहाँ से जो मिलने वाली जो शिक्षा है उसे हम औपचारिक शिक्षा कहते हैं। अब औपचारिक शिक्षा कहते हैं, इसके उद्देश्य, इसके जो है इसका पाठ्यक्रम निश्चित होते हैं। इसका जो पाठ्यक्रम है वह निश्चित होता है। शिक्षण की जो गतिविधियां होती हैं, पढ़ाने की जो गतिविधियां होती हैं, शिक्षण के जो पाठ्यक्रम होते हैं वो बिल्कुल फिक्स होते हैं और ठोस होते हैं। यह है औपचारिक शिक्षा का मेन, अगर हम उसका वो देखते हैं, मेन पार्ट है।
कि क्या है। और अगर ये मेन फिक्स होते हैं तो इसका, और एक सबसे बड़ी बात है, ये योजनाबद्ध होते हैं। तो मैं जानना चाहूँगी वो योजनाएं क्या हैं? योजनाएं, बिल्कुल। तो जो योजनाबद्ध होते हैं, योजना उसे कहते हैं कि जैसे कि हमारा लेसन 1, लेसन 2, लेसन 3, लेसन 4, लेसन 5, लेसन 6, बिल्कुल, ये जो आज पाठ्यक्रम होता है, मैं वही कह रहा हूँ, इसकी एक योजना है कि आप पहले ये पढ़ाएंगे, फिर ये पढ़ाएंगे, फिर ये पढ़ाएंगे, फिर ये पढ़ाएंगे। तो एक योजना ये हो गई। दूसरा, आपका टाइम इतने से इतने बजे तक आपका कॉलेज स्कूल खुलेगा। तीसरा, यानी कि खुलने का टाइमिंग आपका फिक्स हो गया। फिर पहली क्लास आप पास होने के बाद दूसरी में जाएंगे, ये भी एक योजना है। लेकिन जब आप इंटर फाइनल करेंगे, 12वीं फाइनल करेंगे, एमए करेंगे, तो फिर क्या करेंगे? फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर। जैसे ही हम 12th पास कर लेते हैं, जब हम बीए में आते हैं, तब हमारा वहाँ से फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर चालू हो जाता है, थर्ड ईयर चालू हो जाता है। बिल्कुल। तो यही एक योजना है कि उसकी एक योजना है, एक क्रम है, उस आधार पे इसको आगे बढ़ते जाएं। तो एक योजनाबद्ध तरीके से इसको पढ़ाया जाता है। और यह योजना थोड़ा सा कठोर होती है, कठिन होती है, वो आप समझते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे और आप सब लोग स्कूल गए हैं, तो इसका मतलब समझ ही रहे हैं कि वो कितनी कठिन होती है और क्या क्या है। तो इनमें सीखने वाले विश्वविद्यालय, महाविद्यालय अथवा जो उसका जो समय सारणी के अनुरूप ही इनको पढ़ाया जाता है, और उसी के अनुसार इसकी कार्य पद्धति चलती है। जो ऐसी पद्धतियां होती हैं उसे हम अनौपचारिक शिक्षा कहते हैं। औपचारिक शिक्षा कहते हैं। तो ये है औपचारिक शिक्षा का। और औपचारिक शिक्षा को, चूंकि अभी हम लोग जब जान रहे थे, तो हम लोग खासकर बच्चों को खास नहीं पता होता है कि औपचारिक क्या है, अनौपचारिक क्या है और निरौपचारिक क्या है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। तो हम फिर से स्पष्ट करना चाहते हैं, थोड़ा स्पष्ट कर दें आप इसको। मुझे ऐसे लगता है शायद औपचारिक शिक्षा में ये है कि अगर हम अपने कॉलेज या स्कूल, क्योंकि फर्स्ट हम स्कूल से ही स्टार्ट करते हैं, अगर हम अपने स्कूल में जाते हैं तो जो हमें शिक्षा हमारी किताबों से मिलती है, जो हमें हमारे गुरु से मिलती है, वो है हमारी औपचारिक शिक्षा। इसमें हमारा धन भी जाता है, हमारा समय भी जाता है, हमारी ऊर्जा भी जाती है, साथ में हमारा बहुत ज़्यादा हमें परिश्रम करना पड़ता है, जो हमें जाके ये औपचारिक शिक्षा तक हम पहुंचते हैं। उसके बाद जाते हैं हम अपने कॉलेज वगैरह की तरफ, जिससे हमारे दिमाग में एक आशा, एक उम्मीद ये जगाती है कि चलो अब हम बीए कर लेंगे या फिर एमए कर लेंगे, या आगे की जितनी भी शिक्षाएं हैं, शायद हमें होप्स हो हमें नौकरी मिल जाए। इसके लिए हमें करना क्या होता है? सबसे ज़्यादा हमें अपने धन की ज़रूरत पड़ती है, हमें समय की ज़रूरत पड़ती है, हमारी जो ऊर्जा है, हम अपना दिमाग, अपनी ऊर्जा, सब कुछ हम क्या करते हैं, इन किताबों में लगा देते हैं। तो ये मेरा छोटा सा ही है कि हम इस तरीके से हम इसे औपचारिक शिक्षा बोल सकते हैं। बिल्कुल। तो शेम, बिल्कुल सही कहा आपने, और यही बिल्कुल तरीका है। बहुत सारे आप कमेंट्स देखते जाइएगा, अगर समय हो, चूँकि हम लगातार इधर देख रहे हैं, तो बहुत सारे साथी हमारे कमेंट्स कर रहे हैं, लिख रहे हैं। उन सबका धन्यवाद, जितने भी लाइव शो में लगातार जुड़े हैं और देख रहे हैं। अब हम लोग जो है इसमें जो आपका खासकर जो प्रमाण, ये शिक्षा जो होती है अनौपचारिक, इसमें आपको प्रमाण पत्र देने की भी व्यवस्था होती है। यानी कि आपको जैसे रिजल्ट कार्ड आपका हो गया, यानी किसी भी प्रकार के जो प्रमाण पत्र, इससे आपका प्रमाणिकता हो जाती है कि नहीं, आप ये पढ़े हैं, यहाँ तक आपने एजुकेशन प्राप्त किया है। सर्टिफिकेट मिल जाता है कि हाँ भाई, इतना ज्ञान हमारे अंदर है कि अगर हम इस ज्ञान को हमने प्राप्त किया है, तो हम एक अच्छी नौकरी या अच्छा व्यवसाय या अच्छा काम करने के लिए तैयार हो चुके हैं। बिल्कुल। और ये जो औपचारिक शिक्षा है, इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि यह व्यक्ति ज्ञान, कौशल विकास, राष्ट्र विकास, सामाजिक विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है, महत्वपूर्ण माना जाता है इसे। इसलिए हम ये कहते हैं कि यह जो शिक्षा है, यह आपके कौशल विकास के लिए, व्यवसाय के लिए, उद्योग के लिए, हर वस्तु के लिए ये बहुत अच्छी होती है, और औपचारिक शिक्षा। और इसको समझना इसीलिए आज की ज़रूरी है, क्योंकि हम लोग बार बार हम बात करते हैं कि शिक्षा से होगा क्या, तब हम लोग बात कर रहे हैं कि विशेषता यह है व्यक्ति की। जब आप व्यक्ति की बात करते हैं, व्यक्ति कैसे विकसित होता है, अगर हम व्यक्ति की बात करें इस शिक्षा से, औपचारिक शिक्षा से, तो व्यक्ति का मतलब है कि स्वयं का विकास। और स्वयं का विकास कैसे होता है? जब हम पढ़े लिखे होते हैं, यानी जब हम शिक्षित होते हैं, तो हम कहीं भी जाते हैं तो हम खुद पढ़ सकते हैं चीज़ों को।
चीज़ों को हमें सोचने और समझने की हमारी क्षमता बढ़ जाती है, शक्ति बढ़ती है हमारी, डिबेट करने की या फिर अपनी चीज़ों को विस्तार से रखने की जो हमारी क्षमता है वो है। कहीं हमें शर्मिंदगी नहीं उठानी। लेटर पहले के ज़माने में क्या होता था, लेटर आते थे तो डाकिये से रिक्वेस्ट करते थे, डाकिया भाई पढ़ दो, या फिर बहुत दूर जो स्कूल होते थे मास्टर जी के पास जाते थे कि मास्टर जी ये चिट्ठी आई है, इसमें क्या लिखा है, एक बार पढ़ के बता देंगे। और खासकर आज भी बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो नहीं पढ़ पाते और उनको किसी और का सहारा लेना पड़ता है। और बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि बहुत सारे पढ़े लिखे ऐसे हैं, बिल्कुल, और पढ़े लिखे ऐसे हैं कि अगर उनको कह दो कि भाई एक लेटर लिख दो तो वो एक लेटर नहीं लिख पाते। यानी ये अपने आप में बहुत बड़ी शर्मिंदगी महसूस होती है उस समय कि यार पढ़ाई कहाँ तक किए हैं, एमए किए हुए हैं, लेकिन अगर हम ग्रेजुएट हैं हम, या 10वीं पास हैं, 8वीं पास हैं, तो और हमारे बुजुर्ग कहते हैं पहले के ज़माने में शिक्षा इतना ज़्यादा व्यापक नहीं थी। मैं तो कहता हूँ कि पहले का 5वीं पढ़ा व्यक्ति था, वो आज का 10वीं पढ़ा व्यक्ति उसके मायने कुछ भी नहीं है। तो 5वीं पढ़ा तो ज़्यादा अच्छा था। हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम शिक्षा पा लेते तो शायद हमारी बोलने की क्षमता भी बढ़ जाती है, बहुत सारी चीज़ें हमारी बोलने की क्षमता बढ़ जाती है। नहीं तो शायद एक कहावत है कि पढ़ा लिखा व्यक्ति जिसे हम बहुत गुणवान मानते हैं और जो पढ़ा लिखा नहीं होता हम उसे गंवार बोलते हैं। बिल्कुल, तो ये पुरानी कहावत है, लेकिन अब ये उल्टा हो रहा है। अब इस टाइम में मुझे ऐसे लगता है कि जैसे स्कूलों से हम शिक्षा तो प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी कमी वो रह जाती है। शायद हम अपनी किताबें नहीं खोल पा रहे हैं, हम टीचर से बात नहीं कर पा रहे हैं। वो कहीं ना कहीं हमारी कमी है कि अगर हम 8वीं पास हैं तो शायद हम 1st क्लास के बच्चे की भी किताब पढ़ पाएं। तो ये चीज़ को सोचना है। तो इसलिए व्यक्ति विकास जो इससे होता है इसको हमें समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हर व्यक्ति को अपनी पढ़ाई को बहुत ध्यान से पढ़ना चाहिए, मन लगा के पढ़ना चाहिए। औपचारिक शिक्षा को लेना बहुत ज़रूरी है। और औपचारिक शिक्षा से ही बता दें कि व्यक्ति का विकास होता है। अब आ गए हम सामाजिक विकास। तो जब व्यक्ति का विकास होगा तो समाज का जो विकास है, कल्चर जो है, रूढ़वादी बहुत सारी ऐसी प्रथाएं हैं वो सब धीरे धीरे खत्म हो जाती हैं और हम नए विचारधारा के साथ में पूरे समाज का निर्माण हो जाता है। तो वहाँ पर जब स्वच्छता की बात है, आज हमारे दरवाजे पे कूड़ा पड़ा है या हमारे दरवाजे पे पानी भर जा रहा है, हमारे दरवाजे पे नाली नहीं बनी है, हमारे बस्ती में रोड नहीं है। अगर पढ़ा लिखा समाज होगा, व्यक्ति का विकास होगा तो वो उसकी डिमांड करेगा, मांग करेगा और करवा लेगा काम। लेकिन अगर वो समझदार नहीं है, पढ़ा तो है लेकिन अगर पूर्णतः क्षमतावान नहीं है तो वो नहीं करवा पाएगा, वो बिल्कुल नहीं करवा सकता, क्योंकि उसके पास इतना दिमाग नहीं है कि वो क्या करे। यहाँ तक कि पता है एमए कर लिया है, अगर उसे अभी एक एप्लीकेशन हम लिखने के लिए दे दें कि मंत्रालय जी के पास एक एप्लीकेशन लिख दीजिए, तो शायद मुझे लगता नहीं है कि वो लिख पाए। और यह शिक्षा जो औपचारिक शिक्षा है, ये शिक्षा राष्ट्र निर्माण के लिए भी बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, राष्ट्र की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भी बहुत ज़रूरी है। इसलिए इस शिक्षा का महत्व पहला नंबर पे दिया जाता है। और दूसरी शिक्षा है हमारी जो हम निरौपचारिक शिक्षा की हम लोग बात करते हैं। तो निरौपचारिक शिक्षा है वह शिक्षा जो औपचारिक शिक्षा की भांति विद्यालय, महाविद्यालय और विश्वविद्यालय की सीमा में नहीं बांधी जाती। यानी यह जो निरौपचारिक शिक्षा है ये इनकी सीमाओं से बाहर है। बिल्कुल बिल्कुल। और अगर ये शिक्षा बाहर है तो इसको समझना बहुत ज़रूरी है। परंतु औपचारिक शिक्षा की तरह इसके उद्देश्य, पाठाचार्य निश्चित हैं, बाकी चीज़ें तो सब निश्चित हैं इसका, लेकिन उसके जैसे विद्यालय, महाविद्यालय या विश्वविद्यालय से इसका बिल्कुल जुड़ाव नहीं है। फर्क केवल उसकी योजनाओं में होता है जो बहुत लचीली होती है। यानी कि आपकी जो निरौपचारिक शिक्षा होती है वह एक ऐसी शिक्षा है जो विश्वविद्यालय, विद्यालयों से तो नहीं बांधी जाती, उस तरह की समय सीमा से तो नहीं बांधी जाती, लेकिन बहुत लचीली होती है।
कि कभी भी टूट सकती है। लचीली का मतलब कोमल होती है, बड़े प्यार से समझाने वाली होती है, बड़े प्यार से समझाने और समझने वाली होती है, एक दूसरों को समझा के चलने वाली होती है। तो ऐसी शिक्षा वो होती है, और इसको भी समझना हमारे और आप सबके लिए बहुत ज़रूरी होता है कि ये क्या है, कैसे है, किस तरह है, क्यों है। तो ये जब चीज़ें जब आगे आएंगी तो मुझे लगता है कि हम सबके लिए इसको समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है। साथ ही इसका मुख्य उद्देश्य सामान्य शिक्षा प्रचार, सामान्य शिक्षा प्रसार जो होता है, बिल्कुल एक शिक्षा प्रसार है तो एक सामान्य, यानी सामान्य रूप से जो शिक्षा का प्रसार होता है, शिक्षा और उसकी व्यवस्था करना होता है। यानी जो शिक्षा का जो प्रचार प्रसार है उसकी जो व्यवस्था करना वो होता है। इसकी पाठाचार्य सीखने वालों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर निश्चित की गई है। शिक्षण गतिविधियों को सीखने की जो स्थान है वह इसका दूरस्थ शिक्षा जो होती है, यानी दूरगामी जो शिक्षा होती है, दूर एक ऐसी सोच होती है, यह सब निरौपचारिक शिक्षा के अंतर्गत विभिन्न इसके रूपों के अंतर्गत है। कहने का मतलब ये कहा गया है कि उनसे तो जुड़ा हुआ नहीं है, लेकिन आपके जीवन को और बेहतर बनाने के लिए कड़ी वही है। लेकिन आपका जो जीवन है, जैसे शिक्षार्थियों को सीखना, यानी कि एक तो स्कूल में सीखते हैं, जो स्कूल से बाहर उसका जो प्रैक्टिकल रूप में जो आता है वो आ जाता है निरौपचारिक में, और इसको भी समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। सिमरन ने लिखा है कि जो बच्चे 9 क्लास में हैं उन्हें मात्राओं का ज्ञान नहीं आता। बिल्कुल सही कहा सिमरन, और हम समझ रहे हैं, लेकिन ये कहीं ना कहीं सरकार की ही कमी नहीं, हम सबकी कमी है, हम समाज की भी कमी है। हम सबको मिलकर के, क्योंकि सरकार सब कुछ नहीं कर सकती, हमें कुछ करना होगा उसके लिए। बिल्कुल, मैंने यहाँ तक नोटिस किया है कि अगर बच्चे स्कूलों में पढ़ने जाते हैं, वहाँ पे पेरेंट्स मीटिंग होती है, तो पेरेंट्स के पास टाइम नहीं है कि अपने बच्चे के लिए वो पेरेंट्स मीटिंग अटेंड करें। तो अगर हम अपने बच्चे की पेरेंट्स मीटिंग अटेंड नहीं कर सकते तो हम अपने बच्चे से क्या पूछ सकते हैं? बिल्कुल, तो ये बहुत ज़रूरी है, इसको समझना बहुत ज़रूरी होता है। अब इसके अंतर्गत जो हम निरौपचारिक शिक्षा की बात करते हैं तो इसमें कौन कौन सी शिक्षा आती हैं ये बहुत ज़रूरी जानना है। जिससे कि हम प्रौढ़ शिक्षा की बात करते हैं, बिल्कुल, प्रौढ़ शिक्षा है, सतत शिक्षा है, खुली शिक्षा प्रणाली है और दूरस्थ शिक्षा है। यानी इस तरह की जो शिक्षाएँ हैं वह निरौपचारिक शिक्षा के रूप में जानी जाती हैं। इसलिए इसको समझना बहुत ज़रूरी है। इसको आप समझ भी सकते हैं कि इसका क्या क्या होता है। और साथ ही है जो लोग विद्यालय शिक्षा नहीं पा सकते हैं या उन्हें पूरे नहीं कर पाते हैं, उनके लिए एक सबसे ज़्यादा लाभदायक होती है। तो मैं जानना चाहूँगी वो किस तरीके से, थोड़ा सा। अब जैसे उदाहरण के लिए जैसे प्रौढ़ शिक्षा की बात है, बिल्कुल, जो बच्चा स्कूल नहीं जा पाया और वो बड़ा हो गया, अब वो बड़ा हो गया तो अब उसको पढ़ाने के लिए कुछ वर्षों पहले प्रौढ़ शिक्षा का एक सरकार ने एक नियमावली निकाली थी और नियोजन किया था। उसके आधार पे जो किया था भाई बुजुर्गों को पढ़ाया जाए, तो बहुत सारी महिलाओं को पढ़ाया गया। हाँ, जैसे ये होता है कि बचपन में तो जैसे आपने एक गीत गाया था कि लड़की को पढ़ने नहीं जाने दिया, ठीक है, वो लड़की बड़ी हो जाती है, शायद उस टाइम तक वो बचपन है उसका, वो नहीं जा पाती, लेकिन जैसे जैसे वो धीरे धीरे बड़ी होती है तो उसे लगता होगा कि काश कि अब मैं थोड़ी समझदार हो गई, अब मैं उस चीज़ को पढ़ पाऊँ। क्या ऐसी महिलाएं भी इसमें आती हैं? बिल्कुल, वही महिलाएं जो नहीं पढ़ पाई पहले, या पुरुष जो नहीं पढ़ पाए, वह जो है निरौपचारिक शिक्षा के अंतर्गत आता है, जो वो लोग पढ़ाई करते हैं या उनको पढ़ने का जो मौका मिल जाता है। जो व्यक्ति जो है पढ़ना चाहते हैं, पहले नहीं पढ़ पाए, कामकाजी महिलाएं हैं, यानी ऐसे जो भी लोग हैं जिनकी पढ़ने की इच्छा है, वह सभी के सभी लोग जो है निरौपचारिक शिक्षा के अंतर्गत आते हैं। और इसको समझना, इसको जानना हम सबके लिए बहुत ज़रूरी है। और आप थोड़ा सा औपचारिक शिक्षा के बारे में बताएंगी कि आप औपचारिक शिक्षा हाँ, अनौपचारिक शिक्षा शायद मेरे हिसाब से ये लगता है कि जैसे मैंने अभी बताया संतलाल जी को कि बहुत से
कुछ लोगों के पास धन नहीं है, हम स्कूल जाते हैं, हमारे पास पैसे नहीं हैं, हम स्कूल नहीं जा सकते, हमारे माँ बाप हमें स्कूल नहीं भेज सकते क्योंकि वो नौकरी करें या हमें स्कूलों में पढ़ाएं। हमारी इच्छा जो थी वो वहीं मर गई। अब हम धीरे धीरे बड़े हुए, उसमें चाहे लड़कियां हो, लड़के हों या और भी आ सकते हैं। अगर हमारी इच्छा मर गई है तो हम क्या करेंगे? हमारा मन करता है, हमने सामने वाले को देखा कि भाई हमारे पड़ोस का लड़का सूरज है, वो तो जा रहा है पढ़ने, मैं नहीं पढ़ पाया, क्या मुझे ये मौका मिलेगा? अगर मुझे ये मौका मिलेगा तो कैसे, बताइए। तो ये जो इन्होंने बताया कि जो लड़का यानी कि जो नहीं पढ़ पा रहा या जो उनको मौका कैसे मिलेगा, तो बिल्कुल सही कहा आपने। और उसी दिशा पे हम लोग बात भी कर रहे थे कि वह शिक्षा जिसका कोई योजना नहीं बनाई जाती है, वह जो है अनौपचारिक शिक्षा के अंतर्गत आती है। यह एक ऐसी शिक्षा होती है जिसकी योजना कोई नहीं बनती। बिल्कुल। अब जैसे घर में माँ से मिलने वाली शिक्षा की कोई योजना बनती है क्या? बिल्कुल कोई योजना नहीं। पहले से रूल रेगुलेशन तय होता है क्या? नहीं, बिल्कुल कि भैया बच्चा जन्म लिया, इसके बाद पहले उसको यही करना है, फिर ये करना है, फिर उसको बैठे इतने घंटे पढ़ाना है। वो एक ऐसी शिक्षा है जो अपने आप धीरे 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 करके आ जाए। माँ कहती है बेटा ये तुम्हारा चाचा है, ये तुम्हारे पापा हैं, ये तुम्हारे भैया हैं, ये तुम्हारी बहन है, यानी एक एक रिश्तों की पहचान, एक एक वस्तुओं की पहचान। मुझे लगता है जैसे हमने रिश्तेदारी बताई कि भाई ये चाचा है, ताऊ है, पापा है, या फिर हमने ये बताया भाई इस रोड के बाहर जा रहे हैं, ये गुलाब का पौधा है, ये इस चीज़ का पौधा है। जो हमें माँ से मिली शिक्षा है शायद वो अनौपचारिक है। बिल्कुल, तो वही है, माँ से मिलती है हमें, हमारे समाज से मिलती है। इसमें पाठ्यक्रम तय नहीं होते। बिल्कुल, इसका पाठ्यक्रम भी तय नहीं है। इसका जो है शिक्षण की जो गतिविधियां हैं वो तय नहीं क्या है, पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, कितना पढ़ाना है, वो तय नहीं है। आकस्मिक रूप से सदैव चलने वाली ये ऐसी भी नहीं है कि नहीं है भैया ये एक नियम से है कि रोज़ इतने से इतने बजे तक ये करना, फिर इतने बजे तक ये करना है, टाइम बद्ध तरीके से जो चलना है। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। ये उसी को जो है ये अनौपचारिक शिक्षा कहा जाता है। यह शिक्षा मनुष्य के जीवन भर चलती है, ऐसा नहीं है कि एक दिन के लिए। कि इसे अच्छा फिर मैं ये समझ लूँ कि ये शिक्षा एक ऐसी शिक्षा है जो हमें हर कदम, हर उम्र, हर मिनट पे हमें ये सिखाती है। बिल्कुल, आपने सुना होगा हमारे बुजुर्ग या हमारे गुरु या हमारे टीचर या आज भी जो हमारे दोस्त हैं, खासकर हम शिक्षा जो विशेषज्ञ हैं या हमारे जो जिन्हें हम कहते हैं कि हमारे जो दूरदृष्टि रखने वाले जो लोग हैं, बुजुर्ग हैं, वो हमेशा यही कहते हैं हमने कुछ नहीं सीखा, मुझे तो अभी बहुत कुछ सीखना है। तो हमारी सीखने की कला को शिक्षा कहते हैं। बिल्कुल, तो जो हम निरंतर सीखने की जो प्रक्रिया होती है वो हमारी अनौपचारिक शिक्षा, वो अनौपचारिक शिक्षा है। और इसको भी समझना हमें बहुत ज़रूरी है। इसीलिए कहते हैं कि शिक्षण की कोई उम्र नहीं होती। शिक्षा कब, कहाँ, कैसे, कितनी मिलने वाली है, कहाँ कौन सी शिक्षा मिलने वाली है, तो ये जीवन ही सीखने का है। बिल्कुल, सीखते सीखते पूरा जीवन जाएगा और अंतिम समय तक सीखना पड़ता है। तो जो सीखने की प्रक्रिया, निरंतर चलने वाली जो सीखने की प्रक्रिया होती है, उसे हम अनौपचारिक शिक्षा कहते हैं। और खासकर लोगों को इस बारे में हो सकता है कुछ लोगों के सवाल हो सकते हैं, तो जिनके जो सवाल होंगे वो ज़रूर हमसे करेंगे। और इसको समझना, इसको बताना, इसके लिए जानना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि हम खासकर इन चीज़ों से भटकते रहते हैं, हम लोगों को जानकारियाँ नहीं रहती हैं। बच्चे की प्रथम शिक्षा अनौपचारिक वातावरण में घर में रह कर के ही पूरी की जाती है। वह विद्यालय और उससे, जैसा मैंने बताया, कि उससे दूर रहता है। व्यक्ति की भाषा, आचरण या उचित दिशा देने वाली, ये जिस तरह की ये सभी चीज़ें होती हैं, वो जो है अनौपचारिक शिक्षा का पार्ट होता है। तो जो हम अपने घर से सीखते हैं, जो हम अपने समाज से सीखते हैं, वो है हमारी अनौपचारिक शिक्षा। बिल्कुल, जो हम अपने अनुभवों से सीखते हैं, हमारा अनुभव है, हम दूसरों से भी सीखते हैं, दूसरों से सीखते हैं या व्यवस्था से सीखते हैं, उसमें जो रुचि और रुझान के साथ में जो हम लोग अपनी योग्यता हासिल करते हैं। तो इस शिक्षा में हमारा चिंतन करना बहुत ज़रूरी है।
बिल्कुल, बेहद चिंतन करना बहुत ज़रूरी है और ये सबसे बहुमूल्य है। बल्कि हम पहली और दूसरी शिक्षा की जब हम बात कर रहे जैसे थे, औपचारिक शिक्षा की हमारी बात हुई थी कि हमने औपचारिक में बताया कि हम किताबों से सीख रहे हैं, हमने जितना भी ज्ञान लिया वो किताबों से लिया। लेकिन अनौपचारिक शिक्षा में ये नहीं है। अनौपचारिक शिक्षा में हम जो सीख रहे हैं सामने वाले से सीखा। नियमित सीखने वाली जो चीजें होती हैं, नियमित सीखना, दूसरों से सीखना, खुद से सीखना, प्रयोग से सीखना, उस तरह की सभी चीज़ें जो होती हैं वो इस शिक्षा के अंतर्गत आती हैं। इसको समझना बहुत ज़रूरी है, बल्कि इसको जानना बहुत ज़रूरी है। और इसमें मैं तो कहता हूँ जितने हमारे साथी देख रहे हैं, मैं सबसे यही अनुरोध करूँगा कि आप इसमें विचार करें, इसको पढ़ें, इसको खोजें। आपको कहीं ना कहीं ये चीज़ें ज़रूर मिलेंगी और जब आप पढ़ेंगे, खोजेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें इसमें पता। और आप अपने परिवार को बताइए कि कौन सी शिक्षा कितना ज़रूरी है। अपने बच्चों को बताइए कि कौन सी शिक्षा कितनी ज़रूरी है और क्यों ज़रूरी है। सिर्फ नौकरी के लिए शिक्षा नहीं है, एक बेहतर जीवन निर्माण के लिए, बेहतर भविष्य निर्माण के लिए शिक्षा का होना। तो इसमें ये ज़रूरी नहीं है कि अगर हमने एमकॉम कर लिया या एमए कर लिया तो हम एक बेहतर नौकरी ही पाएँ। हम अपना व्यवसाय भी खोल सकते हैं। दिमाग तो हमारा खुल गया है, हमने किताबों से दिमाग तो खोल लिया, तो क्या हम अपना एक बिजनेस भी कर सकते हैं। बिल्कुल, अगर ज़रूरी नहीं है ना, क्योंकि मैंने अधिकतर लोगों को ये कहते सुना है कि कौन सा BA MA करके तुम नौकरी कर लोगे। तो हमारे दिमाग को जो खोला जाता है वो है हमारी औपचारिक शिक्षा। बिल्कुल ठीक है। और हमें जो है शिक्षा को जो हम लोग और इसके शिक्षा, निरौपचारिक शिक्षा और तीसरा अनौपचारिक। तो 3 शिक्षाओं की हम बात की और इन शिक्षा में 3 चीज़ें सामने आती हैं। वो 3 चीज़ें क्या हैं वो हमें समझना बहुत ज़रूरी है। स्मृति, बिल्कुल, क्योंकि हमारी स्मृति जो होती है उसको समझना बहुत ज़रूरी है कि इसमें हमारी स्मृति बढ़ती है। बौद्धिक स्तर का बौद्ध स्तर का जो है शिक्षण हमारा बढ़ता है। मैं आपसे निवेदन करूंगी, स्मृति क्या चीज़ है? बिल्कुल, होता है चिंतन। स्मृति को हमें समझना इसलिए ज़रूरी है कि स्मृति वो है कि आपको याद रखने की क्षमता, उसके अनुसार दिशा निर्देशानुसार चलने की क्षमता। ठीक है, खोल दीजिए। साथ ही जो है आपको जो हम लोग तय कर रहे हैं, जो हम लोग चला रहे हैं, बता रहे हैं, यानी कि जो हम अध्ययन कर रहे हैं उसके अनुसार, यानी वो स्मृतियों में आ जाता है और उस स्मृति के अनुसार हम लोग अगली प्रक्रिया को जो तय करते हैं वह स्मृति है। तो ये स्मृति को जानना है। इससे छात्र पढ़ाई या विषय वस्तु को जो है वो आत्मसात कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आत्मसात करना, स्मृति मतलब आत्मसात करना। और आत्मा यानी कि आप जब कोई चीज़ पढ़ते हैं तो उसको आत्मसात करते हैं, याद रखते हैं, वही स्मृति है। तो यह है औपचारिक और अनौपचारिक या निरौपचारिक जो है तीनों शिक्षाओं का जो एक अलग निचोड़ है इसका, वो है स्मृति स्तर पर। तो स्मृति स्तर पर इसका बहुत अच्छा प्रभाव होता है इस शिक्षा का, और इसको समझना हमारे लिए, आपके लिए या अपने बच्चों के लिए समझा बताना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक हमें समझ नहीं होगा हम अपने बच्चों को नहीं समझा सकते। बिल्कुल। और दूसरा है बौद्ध स्तर पर, यानी बौद्धिक ज्ञान। और बौद्धिक ज्ञान को तो बहुत अच्छी तरह आप समझ रहे हैं, जिस तरह आप सामान्य ज्ञान समझ रहे हैं, बाकी चीज़ें हैं, तो बिल्कुल बौद्धिक ज्ञान है, यानी सोचने समझने की जो ताकत होती है। अब अगर मैं कह दिया कि का मीन्स काम करो, तो आपको समझ में आ जाएगा कि काम करने का मतलब ये होता है कि भैया इसको उठा के यहाँ रखना है, या फिर ये मोबाइल उठा के यहाँ रखना है, या किसी ने कहा ये करना है। जो भी काम करने के जो दिशा निर्देश, काम करो, तो आप समझ सकते हैं, क्योंकि आपका बौद्धिक स्तर ठीक है। बौद्धिक स्तर ठीक है, और वो स्तर हमारा कहाँ से आया? और वही स्तर हमारा एजुकेशन से आएगा। बिल्कुल बिल्कुल। ये जो 3 शिक्षाएं हम लोगों ने दी हैं आपको, अनौपचारिक शिक्षा, औपचारिक शिक्षा और निरौपचारिक शिक्षा, तो 3 जो शिक्षाएं हमने आपको बताई है, उनसे जो दूसरा संस्करण उससे निकल के आ रहा है, या निचोड़ उसके निकल आ रहा है, वो है बौद्धिक ज्ञान। तो पहला जो हमने आपको बताया कि स्मृति यानी कि याद में रखना, आपका आत्मसात करना,
स्मृति एक तरह से स्मृति शिक्षण के संकेत, यानी कि हम खुद को श्रृंखलाबद्ध अधिनियम के तहत, यानी कि एक कड़ी के आधार पर चलते हैं, हमें ये करना, ये करना, ये करना, ये करना, यानी कि जो हमें याद होता है, आत्मसात होता है, जो हमने अनुसरण किया है। अब हमने कहा कागज इस तरह बनता है, मोबाइल इस तरह बनता है, लाइट इस तरह जलती है, बटन इस तरह बनाया जाता है, वो क्या है? स्मृति स्तर, स्मृति का एक पार्ट है। तो इसलिए वो स्मृति स्तर की बात है। और जो बौद्धिक बात है, तो आपको सीखने की, समझने की जो कौशलता होती है, वह आपके स्मृति स्तर का पार्ट है, और उसको भी हमें समझना, जानना बहुत जरूरी होता है। और इसके लिए हमें, मुझे लगता है कि हमें इसमें सूझबूझ की ज़्यादा ज़रूरत होती है। बिल्कुल। और सूझबूझ की जो समझ शक्ति है, हमारी शारीरिक शक्ति है या मानसिक शक्ति, वो बढ़ती है। इसलिए हमें स्मृति बौद्धिक स्तर पर हमें ध्यान देने की शिक्षण जो है, हमें ध्यान देने की जरूरत है। तीसरा, हम लोग चिंतन की बात करते हैं, चिंतन स्तर पर शिक्षण। थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बात करी थी कि चिंतन की क्या बात है, तो अब मैं जानना चाहूंगी कि चिंतन हमारा टॉपिक आ ही गया है। हाँ, तो ये चिंतन है। और चिंतन, मुझे लगता है कि चिंतन तो जब भी, चिंता का मतलब ये नहीं है कि बहुत से लोग कहते हैं चिंता चिता के समान होती है। बिल्कुल भाई, चिंता भी जरूरी है, पर इतनी चिंता मत करो कि चिता बन जाए, नहीं, है ना? तो इसलिए चिंता बेहद जरूरी है। और चिंतन का मतलब, जब हम कोई चीज, जिसने भी किसी मोबाइल बनाया होगा, उसने कितनी चिंता की होगी, कितना चिंता करना, पहले उसने और कल्पना चिंतन की, करना। पहले उसने कल्पना की कि मैं मोबाइल बनाऊंगा, उस कल्पना को लेके उसने चिंता की। हाँ, नहीं, कल्पना उसने ये नहीं किया मोबाइल बनाया हूँ, उसने तो कल्पना बात करने की होगी। हाँ, कि मैं यहाँ हूँ, मैं उससे कैसे बात सकता करूंगा। पहली कल्पना तो ये, तो ये चिंतन हमारे दिमाग में आ गई पहले तो ये से। चिंतन आया, ना कि चिंता आई। चिंता और चिंतन में बहुत अंतर है, फर्क है। इसलिए बेहद जरूरी है कि चिंता नहीं करना, हमें चिंतन करना है। और होते हैं, बिल्कुल। इसलिए, और आविष्कार का, अगर मुख्य रूप से आविष्कार का पिता माना जाए, तो वो चिंतन ही है, क्योंकि जब तक हम चिंतन नहीं करेंगे, तब तक हम अपने लक्ष्य पे भी नहीं पहुंच सकते। हाँ, तो इससे और चिंतन से क्या होता है? कल्पना शक्ति बढ़ती है। बिल्कुल, कल्पनाएं बढ़ती हैं। चिंतन से नए नए ख्वाब सामने आते हैं, उसको साकार करने की दिशा तय होती है। तो ये बेहद ज़रूरी है कि हम चिंतन क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, और किस लिए कर रहे हैं। तो हम तीन इस जो चीज़ें आपको तो बताई चिंतन में मुझे ऐसे लगता है कि शायद अगर हम देखें तो बच्चों में एक आलोचनात्मक चिंतन भी है और मौलिक चिंतन भी उत्पन्न होता है। बिल्कुल, दोनों होते हैं। तो दोनों को, अब देखिए, आलोचना करना वो एक अलग चीज़ है। क्यों, अगर हम अभी बात हमारी शिक्षा की चल रही है और हम बात करते हैं, शिक्षा का पहला रूप हम अपने बच्चे से स्टार्ट करते हैं। तो अगर हमने शिक्षा का पहला रूप अपने बच्चे में देखा है, तो अगर हमने उसमें चिंतन देखा है, तो मुझे ऐसे लगता है कि अगर हम अपने बच्चों में देख रहे हैं, तो सबसे पहले जो उसका स्तर आता है, आलोचनात्मक और मौलिक चिंतन दोनों उत्पन्न होती हैं। बिल्कुल, दोनों उत्पन्न होती हैं। इसलिए हमें ध्यान देना पड़ेगा कि हम कहाँ पर क्या करना चाहिए, क्या ना करना चाहिए, किस तरह करना चाहिए, कब करना चाहिए, और किस तरह हम एक दूसरे के सपोर्टर बनेंगे। बिल्कुल, क्योंकि कोई भी काम अकेले नहीं किए जा सकते। अगर हमें, मैं ठीक है, अगर मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ, तो मैं अपने बच्चे को क्यों नहीं पढ़ा लिया? या मैं डॉक्टर हूँ, आप डॉक्टर हैं, तो आप अपने बच्चों को अकेले क्यों नहीं डॉक्टर बनाना? क्या स्कूल भेजने की जरूरत है? आपने तो खुद पढ़ाई कर ली है, बिल्कुल, और टॉप है अपने विषय पे, तो स्कूल भेजने की क्या जरूरत? तो मुझे ऐसे लगता है कि जहाँ तक हमारे पेरेंट्स हैं, वो ये ख्वाब देखते हैं कि अगर मैं डॉक्टर बना हूँ, मैंने इतनी मेहनत की है, तो मैं अपने बच्चे में कुछ और देख रहा हूँ। बिल्कुल, क्या वो ख्वाब बच्चों के पूरे होंगे? वो तभी सक्सेस हो सकते हैं जब तक हम इन तीनों शिक्षा को नहीं जानेंगे, हम वो तीनों शिक्षाएं अपने बच्चे में नहीं उतारेंगे। क्योंकि पहले के दौर में और आज के दौर में बहुत फ़र्क हो चुका है। पहले हमारे स्कूल जो थे, शायद एक गांव से दूसरे गांव पैदल भागना पड़ता था। आज तो हमारे पास बसें हैं, स्कूटर है, हमारी बाइक हैं, कि हम बच्चों को सारी शिक्षाएं दे सकते हैं। तो जब तक हम उन तीनों शिक्षाओं के बारे में नहीं जानेंगे, हम अपने बच्चों को शिक्षा नहीं दे सकते। बिल्कुल, तो ये बेहद ज़रूरी है। और दोस्तों, साथ ही आपको ये भी बताना है कि हमारे बहुत सारे ऐसे विद्वान रहे हैं
जिन्होंने हमें बहुत सारी चीज़ें दे के गए हैं। बिल्कुल। और हमारा जीवन तो शायद बहुत छोटा पड़ जाएगा उनको पढ़ने में, लेकिन मुझे लगता है कि हमें पढ़ना बंद नहीं करना चाहिए। बिल्कुल। तो शायद मेरे हिसाब से इसमें सबसे पहले आते हैं महात्मा गांधी जी। हाँ, जो भी हैं, महात्मा गांधी हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, और महात्मा गांधी तो बहुत बात की चीज़ है। महात्मा गांधी हैं, स्वामी विवेकानंद हैं, जिनसे हम बहुत कुछ सीखते हैं। इससे पहले भी बहुत सारे ऐसे ऋषि मुनि रहे हैं, बहुत सारे ऐसे लोग रहे हैं जो हमें बहुत चीजें पहले ही लिख के चले गए। बिल्कुल। तो हमें देखना पड़ेगा कि वो कौन है, हमने क्या उन्होंने किया है हमारे लिए। तो हमें और आपके लिए यह है कि हम लोग इसको समझें कि जो हमारे ऋषि मुनि हैं, उन्होंने शास्त्रों में बहुत अच्छा ज्ञान दिया है, कुरान में बहुत अच्छा लिखा गया है, हमारे गीता में बहुत अच्छा है, बाइबल में बहुत अच्छा है। बस उसका गलत अर्थ मत निकालिए, ये मौलवी पंडितों के चक्कर में मत आए। मुझे तो शायद मुझे ऐसे हाँ मुझे ऐसे लगता है, नहीं, हम शिक्षा का ज्ञान तो हम देते हैं अपने बच्चे को, लेकिन शिक्षा को करके हम क्या, हमने कभी गीता के बारे में, हमने हिंदी पढ़ाई है लेकिन हमने कभी गीता के बारे में नहीं बच्चे को बताया, अनुसरण किया ही नहीं, हमने कुरान के बारे में नहीं बच्चे को बताया, हमने बाइबल के बारे में नहीं बच्चों को बताया। अगर आप ये सारी चीज़ें खोल के देख रहे हैं तो इन सारी चीज़ों में बहुत अच्छा ज्ञान है जिससे हम सीख रहे हैं, जिससे हमने बहुत सारी प्रगति की हुई है। लेकिन आज हम अपने बच्चे को वो चीज़ क्यों नहीं सिखा रहे हैं? अगर हमने हिंदी पढ़ना सीखा, सबसे पहले हमारे माँ बाप ने हमें गीता हाथ में थमाई कि देखो इसमें पहली लाइन क्या लिखी है, लेकिन आज हम क्या करते हैं, आज शायद मुझे लगता नहीं कि कोई पढ़ता होगा गीता। अच्छा, दूसरा ये है कि दंतक कथाओं में मत आए। बिल्कुल। आजकल के किस वैज्ञानिक ने, किस किताब ने, किसने लिखा है, ठीक है, जिन्होंने कुरान का जहाँ से प्राप्त हुई, अगर आप उनके लेख को देखेंगे और आज के जो लेखक कुरान लिख रहे हैं, बिल्कुल जमीन आसमान का अंतर आपको मिलेगा, क्योंकि वो वहाँ पे शब्दों को बदल दिया गया है। उन्हें आता ही नहीं है पढ़ना शब्दों, तो वो चीज जो वो लिख के चले गए, जिस भाषा में लिख के गए, एक्चुअल वो आ नहीं रहा, और हम अपनी मनगढ़ंत अपने आधार पे उसको लिख रहे हैं। इसी तरह रामायण में है, तो उसमें भी वही है कि जो अब नए नए कवि पैदा हो रहे हैं और अपनी कल्पना लिखते हैं, तो एक्चुअल ये गलत है। किसी भी धर्म को अपमानित मत करो, अगर आपको नहीं आता है तो आप पढ़ो। और कोई कहता है कि भैया राम ने रावण को मार डाला, कोई कहता है नहीं रावण ने राम को मार डाला, भैया क्या निर्णय है, आप खुद पढ़ो। बिल्कुल, आपको ये नहीं देखना। तो ये चीजें जो है दंतक कथाओं में नए कलाकार, भाई मैं आज कह दूं मैं भी रामायण लिख रहा हूँ, मैं भी कुरान, आपने कह दिया भाई आप तो मुस्लिम हैं, आपने भी कह दिया मैं कुरान लिख रही हूँ, अब बताइए उस कुरान का क्या महत्व? जब मुझे मालूम नहीं है मैं कुरान कैसे लिखूं? अब फिर मैं कितना उसको समझ पाऊंगी? तो इस तरह की जो कहानियां हैं वो बहुत सारी आती हैं और लोग लिखते हैं, और मुझे लगता है उससे बचना चाहिए लोगों को। और इस तरह की कहानियों, यानी कि जो पुरानी चीजें हैं आप उनको खोल के पढ़ो, उनको देखो, बल्कि नए कवियों के बारे में थोड़ा सावधानी। इसीलिए कहते हैं कवियों की गरिमा गिर गई है। अभी हमारा कवि गोष्ठी का जो कार्यक्रम होता है, अभी एक दिन हमारा कार्यक्रम होता है, बहुत सारे कवि आते हैं, उसमें उन्होंने बताया कि हम लोग तो शर्मिंदा होते हैं कभी कभी कि जो भी जिसके दिमाग में आता है वो अपनी रचना बना करके प्रस्तुत कर देता है, और मुझे लगता है ये उचित नहीं है किसी को अपमानित करना या किसी के बारे में। तो जो हमारे समाजशास्त्रियों ने या हमारे जो मनोवैज्ञानिकों ने, नीतिकारों ने शिक्षा के संबंध में अपने विचार दिए हैं, उसको हमें समझना पड़ेगा, हमें जानना पड़ेगा। शिक्षा का अर्थ समझने के विचार से हमारी जो है सहायता करते हैं, उनके लिखी हुई जो चीज़ें हैं वो सहायता करती हैं, वो बहुत ज़रूरी है समझना। कुछ शिक्षा संबंधी प्रमुख जो विचार हैं वो आपके सामने रख रहे हैं, तो आप उसको समझिएगा। जैसे कि शिक्षा से मेरा तात्पर्य बालक और मनुष्य के शारीरिक और मन तथा आत्मा को सर्वांगीण एवं सर्वोत्कृष्ट विकास से है। अब अगर महात्मा गांधी जी ने ये बात कही है तो फिर उसको समझ। अब उन्होंने क्या बोला है, पहला क्या है, शिक्षा से मेरा तात्पर्य, यानी मेरा अर्थ है। उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं सबके बारे, सबकी तरफ से बोल रहा हूँ, वो खुद के बारे उन्होंने स्पष्ट किया कि मेरा कहना है, मैं आपके लिए नहीं कह रहा या आपकी तरफ से नहीं बोल रहा, ये मेरे अपनी राय है। तात्पर्य है। बिल्कुल।
तो इसलिए उन्होंने लिखा है कि मेरा तात्पर्य है कि बालक और मनुष्य के शारीरिक, मन और आत्मा का सर्वांगीण सर्वोत्कृष्ट विकास से है। तो शिक्षा का मतलब उन्होंने बिल्कुल सही कहा है कि हमारा तत्व है कि बालक और मनुष्य, यानी कि सिर्फ एक बच्चा ही नहीं बल्कि एक पूरा मनुष्य, महिला हो पुरुष हो चाहे जो भी हो, उसका जो है शारीरिक और मन का जो विकास होता है, उसके सर्वांगीण और शारीरिक, मन और आत्म विकास। बिल्कुल। एक और भी बड़ी बात है इसके अंदर जो छिपी हुई है, वो है आत्म विकास, और उन सबका सर्वांगीण विकास का जो एक केंद्र है वो है शिक्षा। वो है शिक्षा। इसलिए समझना इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि यह क्या है और क्यों है, कितना ज़रूरी है। आगे हमारे इसी तरह स्वामी विवेकानंद जी ने लिखा है, मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता और अभिव्यक्ति करना ही शिक्षा है। अब इसको एक लाइन है, लेकिन लोग कितना समझ पाते हैं, ये हमारी इसका सोच क्या उसका अर्थ निकाल पाते हैं कि मनुष्य के अंतर्निहित पूर्णता अब को अभिव्यक्ति करना, यानी कि आपके अंदर, इन्होंने क्या लिखा है, आपके अंदर की भावना, आपके अंदर की जो अंतर आत्मा अंदर की भावना, आपकी अभिव्यक्ति या जीवन जीने की कला या अपने कल्चर को बनाए रखना, इन सब के लिए जो एक चीज है व्यक्त है वो शिक्षा। बिल्कुल। सेम दोनों चीजें हैं। महात्मा गांधी जी ने भी वही कहा है। उन्होंने 2 शब्द अधिक जोड़ दिए वहां से, और स्वामी विवेकानंद जी ने कम शब्दों में बहुत बड़ी बात कह दी। उन्होंने बिल्कुल सही बोला कि जब तक हमारी आत्मा, अंतर आत्मा को हम अभिव्यक्त नहीं करते हैं तो हम शिक्षित कैसे हैं। बिल्कुल। अगला जो कहा है, आप इसको आप जरा बताइए। हाँ, एक बोला है, मतलब मैं आपको बताना चाहूँगी जॉन ड्यूवी के बारे में। उन्होंने लिखा था, शिक्षा व्यक्ति की उन सभी भीतरी शक्तियों का विकास है जिससे वह अपने वातावरण पर नियंत्रण रखकर अपने उत्तरदायित्वों का निर्वाह कर सके। अब देखिएगा इस बात को, आप पढ़ते जाइए जिसने जो कहा है, मैं इनका जवाब बताए दे रहा हूँ थोड़ा सा जो हमारी समय। इनका कहना यह था कि शिक्षा व्यक्ति की उन भीतरी शक्तियों का विकास करता है। उन भीतरी, यानी कि जो अंतर, देखिए एक तो हमें भीतर की शक्ति को हम लोग भी जानते हैं, लेकिन इन्होंने कहा उन भीतरी शक्तियों का निवास है जो उत्तरदायित्वों का निर्वाह कर सके। उत्तरदायित्व करना, यानी कि अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन कर सके। तो अपनी जिम्मेदारियां क्या हैं? मनुष्य जन्म लेना, इसके बाद वापस चले जाना, ये तो जिम्मेदारी नहीं है, क्योंकि इसके बीच में हमारे बहुत सारे काम हैं और उनको हमें पूरा करना है। हम किस लिए आए हैं, क्या है, हमें नहीं जानकारी, लेकिन हमें जो जिम्मेदारी मिल रही है हम उसको पूरी तरह उसका पालन करें। अगर हमें जन्म मिला है तो हम इस दुनिया में कुछ तो ऐसा करके जाएं कि लोग याद करें। आज हम भी इन विद्वानों को याद कर रहे हैं। हाँ, इसलिए याद कर रहे हैं। इन विद्वानों को याद कर रहे हैं क्योंकि इन्होंने अपना पूरा योगदान दिया है। हाँ, लेकिन इन्होंने अपने जीवन को सक्रिय बनाया है। हाँ, लेकिन आप जितने साथी सुन रहे हैं या समझ रहे हैं, आप जरा सोचिए आप कहाँ पर हैं। बिल्कुल। हम कहाँ पर हैं, हमें कौन याद करेगा, क्यों याद करेगा हमें, ये हमें बनाना पड़ेगा रास्ते। हाँ, मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगी। जिद्दू कृष्णमूर्ति ने लिखा था, शिक्षा व्यक्ति के संबंधित विकास की प्रक्रिया है। बहुत छोटी सी लाइन है, शिक्षा व्यक्ति के संबंधित विकास की प्रक्रिया है। संबंधित विकास के, अब ये भी बहुत छोटा प्रश्न है लेकिन बहुत बड़ा है इसका आकार, इसलिए हमें समझना बहुत ज़रूरी है कि हमारा जो एजुकेशन है ये बेहद ज़रूरी है। आज हम लोगों ने 3 प्रकार की शिक्षा के बारे में जाना है, और वो शिक्षा, सबसे पहली शिक्षा हम आपको दोबारा दोहराए दे रहे हैं, एक है औपचारिक शिक्षा, एक अनौपचारिक शिक्षा, एक निरौपचारिक शिक्षा। 3 प्रकार की शिक्षाओं के बारे में जाना है। अगला हम लोगों ने इन तीनों शिक्षाओं का जो निचोड़ हम लोगों ने देखा था कि इनमें से होता क्या है, फ़ायदा क्या होते हैं, किस तरह के फ़ायदे होते हैं। और वो फ़ायदा, सबसे पहला फ़ायदा था स्मृति स्तर का, कि हमारे स्मृति करने की जो क्षमता है वो बढ़ती है, संकलन की क्षमता बढ़ती है। तीसरा हम लोगों ने किया था बौद्धिक स्तर पे, कि बौद्ध स्तर पर हमारी बौद्धिक क्षमताएं इससे बढ़ जाती हैं, सोचने समझने जानने हर चीज़ की क्षमता हमसे बढ़ जाती है। और तीसरा हम लोगों ने बोला था चिंतन स्तर पर, तो हमारी चिंतन करने की, यानी एक आविष्कारिक क्षमता जो हमारी बढ़ जाती है। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं
जो हमें शिक्षा देती है। तो शिक्षा बेहद ज़रूरी है। हर बच्चे की जिम्मेदारी है, हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है कि आपके आस पड़ोस का कोई भी बच्चा स्कूल से वंचित ना रह जाए। वर्तमान में सरकार सभी स्कूल आपकी बस्तियों में जा के आपकी बस्तियों में ये बात कर रहे हैं कि आप प्लीज़, आपका अगर कोई बच्चा, बस्ती का बच्चा अगर स्कूल से वंचित है तो आप तुरंत उसको स्कूल में जाएं। अगर आपका ड्रॉप आउट बच्चा है, मैं शाहबाडेरी क्षेत्र का या पूरे दिल्ली पे जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है, और कहीं भी अगर शिक्षा से संबंधित अगर आपके बच्चे का एडमिशन नहीं हो रहा या कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप हमें बता सकते हैं। हम लोग कोशिश करेंगे कि आपके बच्चे का एडमिशन हो जाए। साथ ही जो है आपका बच्चा ड्रॉप आउट नहीं होना चाहिए। इस कोरोना काल में बहुत सारे बच्चे ड्रॉप आउट हुए हैं, बहुत सारे बच्चों का जो है शैक्षणिक स्तर गिरा है, और मुझे लगता है वो शैक्षणिक स्तर नहीं गिरना चाहिए। हम सब मिल कर के प्रयास करें, आप भी प्रयास करें, इस प्रयास के साझीदार बने, भागीदार बने, तभी जाके हमारा देश एक अच्छा और समृद्धशाली देश बन पाएगा। टाइम बहुत तेज़ी से बीत रहा है साथियों, कुछ पता नहीं है कि हम जब अपने टॉपिक पे चलते हैं हमारा टाइम कब बीत जाता है। आपसे हमारे बातचीत का संबंध जो है वो कब ख़त्म हो जाता है हमें पता नहीं चलता। तो टाइम को देखते हुए मैं चाहती हूँ कि आप सभी का धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आप सबने देखा, हमारे स्तर को बढ़ाया। आपने जो हमें सुझाव दिए, हमने वो सुझाव भी बहुत पढ़े। तो मैं चाहती हूँ इन सुझावों को हम आगे देख के ये बीच हाँ बिल्कुल, इन सुझावों को आगे हम लोग देख रहे हैं, और जो भी जिनका जवाब नहीं दे पाया, हम नहीं दे पाए हैं, नहीं समझ पाए, इसके लिए सॉरी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे सुझाव मिले हैं जिनको हम लोग नहीं पढ़ पाए हैं। साथ ही जो है हम ये भी कहेंगे कि आपका जो हमारा, अगर आपके कोई सुझाव हैं या आप हमें कुछ लिखना चाहते हैं तो हमारा जो email ID है saksham.del1@gmail.com। तो दोबारा हम बोल देंगे saksham.del1@gmail.com। आप इसमें हमें मेल कर सकते हैं। साथ ही हमारा जो व्हाट्सअप नंबर है, अगर आप मेल नहीं कर सकते तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं 9311124880 9311124880। आप इस पे हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। इसी के साथ आज का ये कार्यक्रम को हम यहीं विराम देते हैं। कल शाम 7 बजे आपसे इसी समय दोबारा मिलते हैं। धन्यवाद।